हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार होगा। तो ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। आज इसके सभी पक्षों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 से, और साथ ही चूंकि ये एक एथिकल इशू भी है तो आप इसको जीएस पेपर 4 से भी रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहां डिस्कस करूंगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है वो इसी एक कानून से जुड़ा हुआ है। अब इस कानून को हमने जो है 1971 में इनेक्ट किया था, इसको पारित किया था। तो हम 1971 के एक्ट के प्रोविजन देखेंगे और साथ में इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, उसके प्रोविजन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे उन सभी मुद्दों पर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आखिर इस मुद्दे पर क्या व्यू है, और बाद में हम देखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के क्या क्या महत्व हैं और इससे महिलाओं को क्या क्या प्राप्त होगा। और फाइनली हम एक कंक्लूजन पर जाएंगे, इस पूरे मुद्दे का क्या निष्कर्ष है और क्या हमें इस दिशा में आगे प्रगति करनी चाहिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, 1971 से पहले भारत में एक मूल चुनौती उपस्थित थी। अब ये मूल चुनौती क्या है? ये चुनौती है अबॉर्शन को लेकर। मतलब 1971 से पहले हमारे यहाँ जो कानून है, जैसे कि हमारे यहाँ आज भी आईपीसी है, आईपीसी की एक धारा अबॉर्शन को इलीगल करती थी। मतलब अगर कोई गर्भपात करेगा तो उसके लिए आईपीसी पे सजा का प्रावधान था। अब देखिए, क्या आप खुद ही सोचें, क्या सभी प्रकार के गर्भपात को हमें सजा देनी चाहिए? कि सभी कैटेगरी की विमेंस को अगर हम सजा दे दें अबॉर्शन के लिए, तो क्या ये सही होगा? आंसर होगा नो। क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां पे आपको महिलाओं को परमिट करना ही पड़ेगा अबॉर्शन के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई महिला है जिसका विवाह किसी पुरुष के साथ हुआ। अब विवाह के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी के कुछ समय के बाद उनका जो पार्टनर है, उनका जो हस्बैंड है, उनके साथ उनका डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स के बाद क्या उस महिला को ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए, या यहाँ पे अबॉर्शन का राइट उनको दिया जाना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि विमेन को जो है अबॉर्शन का राइट भी मिलना चाहिए। तो एग्जैक्टली यही मुद्दा था। इसी मुद्दों से डील करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने 1971 में एक एक्ट पारित किया, जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। अब इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं कि भारत में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पर क्या महिलाओं को प्राप्त हुआ इस कानून से? तो देखिए, इस कानून ने यह बोला कि कोई भी महिला जो 20 सप्ताह की अवधि तक गर्भ धारण करती है, उसको गर्भपात कराने का अधिकार होगा। मतलब अगर आपकी जो गर्भधारण है वो 20 सप्ताह से ज्यादा हो गया, तो आपको वहां पे गर्भपात कराने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये इस कानून के द्वारा कहा गया है। अब यहां पे कुछ मुद्दे हैं। मुद्दे क्या है इस कानून के साथ? देखिए, मुद्दा यह है कि यहां पर ये जो अबॉर्शन का राइट है ना, वो केवल और केवल शादीशुदा महिलाओं को ही प्रोवाइड किया गया। अब सर, यहां पर एक इशू फिर से आ गया कि अगर आप सिर्फ महिलाओं की ही, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको ही अबॉर्शन का राइट दे रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या केवल शादीशुदा महिला ही प्रेग्नेंट हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चैलेंजेस यहां पर आए। दूसरा मुद्दा क्या आया? दूसरा मुद्दा यह आया कि 20 वीक से ज्यादा भी अगर अवधि है आपके, अब जो प्रेगनेंसी है उसकी, तो कुछ कैटेगरी ऐसी हो सकती है जहां पर अगेन आपको अलाउ करना पड़ेगा विमेंस को अबॉर्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये दो मुद्दे यहां पे बचे रह गए। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन किया। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था सार्वभौमिक प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अब यहां पर एक चीज पर आप फोकस करिएगा कि ये जो सार्वभौमिक
प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये केवल महिलाओं के लिए प्रोवाइड की गई हैं, केवल महिलाओं के लिए। अब इस पर मैं आपको स्पेशल फोकस क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसी से आगे के मुद्दे जुड़े हुए हैं। चलिए और प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं, इस कानून में क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे। तो सबसे पहले इस कानून में जो अबोर्ट करने का राइट है, मतलब 20 वीक से पहले का जो राइट दिया गया था पुराने वाले एक्ट के द्वारा, उसको बढ़ा के 20 वीक से 24 वीक कर दिया गया। मतलब अगर कोई महिला 20 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह के बीच में भी प्रेगनेंसी कंसीव करी हुई है किसी महिला ने, तो उसको भी अबॉर्शन करने का राइट यहां पे दिया जाएगा। अब यहां 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला कि अगर मान लीजिए कोई भी महिला ऐसी है जिन्होंने 20 सप्ताह तक गर्भ धारण किया हुआ है, तो ऐसे में अगर उसको अबॉर्शन कराना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस यहां उसको लेनी होगी। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पंजीकृत चिकित्सक। तो कोई भी पंजीकृत चिकित्सक हो एक, उसकी सलाह से ही आप 20 सप्ताह से कब की गर्भावधि को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक से लेकर 24 वीक्स के बीच में है, तो अगर आपको यहां अबॉर्शन कराना है तो कम से कम 2 आरएफपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए होगी। और अगर अवधि 24 वीक्स से ज्यादा की है तो ऐसी कंडीशन में केवल 2 ही आधारों पर आप गर्भपात करा सकेंगे, और ये 2 आधार हैं। अगर आपका जो भ्रूण है वो असामान्य है तो अबॉर्शन का आपको राइट मिल सकता है, और या फिर भ्रूण की वजह से महिला की जो लाइफ है उसको खतरा अगर उत्पन्न हो रहा है तो भी आप यहां अबॉर्शन करा सकेंगे। अदरवाइज किसी भी परिस्थिति में अबॉर्शन कराने का राइट 24 वीक्स के बाद नहीं दिया जाएगा। ये कानून यहां पे बोल रहा है। इसका दूसरा प्रोविजन कहता है, देखिए यहां पर जो एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो 20 वीक्स तक प्रेगनेंसी एंड करने का राइट था, मतलब अबॉर्शन करने का राइट था, वो सभी महिलाओं के लिए था। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए। लेकिन 20 वीक से लेकर 24 वीक की जो अवधि है उसमें अगर अबॉर्शन आपको कराना है तो उसके लिए केवल 7 कैटेगरी की विमेन को अलाउ किया गया है। और ये कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं। मान लीजिए कोई महिला ऐसी हो जिसके साथ रेप हुआ हो और रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, तो ऐसे में उनको अलाउ करना चाहिए इस प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए, यानी कि अबॉर्ट करने के लिए। दूसरा, अगर कोई माइनर है, कोई बच्ची है, उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो तो उसको भी आपको राइट देना चाहिए। और तीसरा ऐसे हो सकता है, मतलब बहुत सारी कैटेगरी है, मैं 3 मेन कैटेगरी यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो अगली कैटेगरी है मैरिटल स्टेटस, अगर आपका चेंज हो गया है, मान लीजिए आप विवाहित हैं और कुछ समय के बाद वहां डिवोर्स हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसी महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत छूट दी जाएगी, मतलब वो अबॉर्ट यहां पे करा सकेंगी। इसके बाद अगला प्रोविजन है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर मान लीजिए गर्भ निरोधन के लिए जो प्रणालियां हैं, गर्भ निरोधक के लिए जो सुविधाएं हैं, अगर उसमें किसी तरीके की विफलता हो जाती है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, उनको खाने में कोई समस्या हो गई, वो गोली छूट गई किसी वजह से और उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई, तो इस प्रकार की महिलाओं को भी ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, यहाँ पे 2021 कर लीजिएगा, तो ये अलाउ करता है कि वो भी अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं। और यहाँ पे एक चीज स्पेशल ध्यान देनी है कि ये जो अबॉर्शन का राइट है वो अनमैरिड विमेन को भी दिया जा रहा है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पे, और ये केवल 20 वीक्स की अवधि वाला क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसके बाद सेटअप ऑफ मेडिकल बोर्ड। देखिए यहां पर एक राइट दिया गया, एक गाइडलाइन दी गई कि सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा। अब ये मेडिकल बोर्ड क्या करेगा सर, इस मेडिकल बोर्ड का काम होगा कि अगर कोई महिला ऐसी कंडीशन में है जिसकी प्रेगनेंसी 24 वीक्स के बाद की है और वो अबॉर्ट करना चाहती है, तो यही मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि उसको अबॉर्शन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ये उसके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से लाभदायक है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें किया गया था और वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब यहां विमेन्स के राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया। और इस कानून में साफ साफ बोला गया कि अगर कोई भी महिला अबॉर्शन कराने के लिए आती है तो आप उसकी आइडेंटिटी या फिर उससे संबंधित किसी भी तथ्य को सार्वजनिक नहीं करेंगे, आप पब्लिक नहीं करेंगे। तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इश्यूज पर कि आखिर इस कानून से अब क्या क्या इश्यूज जुड़े रह गए। देखिए
एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस कानून के अंतर्गत जो प्रेग्नेंट पर्सन है उसको आप पूरी तरीके से स्वायत्तता नहीं दे रहे। पूरी तरीके से स्वायत्तता देने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत सारे प्रणालीगत बैरियर लगा रहे हैं। प्रणालीगत बैरियर का मतलब क्या है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी एंड करनी है तो उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा, मतलब चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा जो कि पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या भी बहुत कम है इंडिया में। तो एक ये बड़ी समस्या आ रही थी। ठीक है, आपने बैरियर लगा दिए कि अब जो आपका बोर्ड होगा, बोर्ड एग्जामिन करेगा कि प्रेगनेंसी एंड हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उसके बाद अगला इशू आ रहा था कि इस कानून में केवल महिला शब्द का प्रयोग हुआ है, विमेन शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ महिला ही प्रेग्नेंट हो सकती है, ये अगेन क्वेश्चन मार्क लगता है यहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है वो भी तो प्रेग्नेंट हो सकता है, या नॉन बाइनरी पर्सन जो है वो भी तो प्रेग्नेंट हो सकता है ना। तो उनके लिए अबॉर्शन का राइट यहाँ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक अलग चैलेंज बन रहा है। तो नॉन बाइनरी पर्सन का मतलब होता है, नॉन बाइनरी मतलब जो बाइनरी सेक्स में नहीं आते, मतलब ना वो मेल है ना वो फीमेल है, तो नॉन बाइनरी पर्सन वो होते हैं। तो ये भी बायोलॉजिकली यानी कि जो हमारा जैविक रूप से अगर हम कहें तो ये भी जो है चाइल्ड बियर कर सकते हैं। तो इनको भी तो अबॉर्शन का राइट दिया जाना चाहिए, लेकिन इस कानून में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगला मुद्दा आ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो और वो अपने शुरू के कुछ सप्ताह में इस प्रेगनेंसी को एंड करना चाहती है, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो प्रारंभ के कुछ सप्ताह में महिला को प्रेगनेंसी को खत्म करने का राइट देते हो। तो ये एक तीसरा मुद्दा आया। चौथा मुद्दा आया कि हमारे इंडिया में, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो पंजीकृत चिकित्सक हैं, उनकी कमी है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी की भी एक समस्या आ रही है कि सभी महिलाएं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पंजीकृत चिकित्सक के पास जाकर अपनी सुविधाओं को ले सके अबॉर्शन के लिए, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही थी। उसके बाद अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप मेंस में सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, भारत में जो मातृ मृत्यु होती है, मतलब माताओं की मृत्यु होती है, उसमें टॉप 3 जो कारण है मृत्यु के, उसमें से एक कारण है अनसेफ अबॉर्शन, असुरक्षित गर्भपात। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है लेटेस्ट वाला, उसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि भारत में 27% अबॉर्शन ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा खुद घर में किए गए हैं, और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे महिलाओं की मृत्यु तक हो सकती है, ये इतना गंभीर मामला है। इसके बाद तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उसकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि भारत में हर रोज कम से कम 8 महिलाएं ऐसी हैं जो असुरक्षित गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अगेन बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चलिए, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के व्यू पर आते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है इस पूरे मामले पर। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई अविवाहित महिला है और वो अबॉर्शन कराना चाहती है और किसी भी वजह से उस महिला को अबॉर्शन करने से मना कर दिया जाता है, तो ये उसकी निजी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता का वायलेशन है। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। उसके बाद दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही, सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी अबॉर्शन का अधिकार होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद अगली बात आती है, अगर कोई महिला अपना अबॉर्शन कराना चाहती है तो ये उसकी रिप्रोडक्टिव चॉइस है, मतलब ये उसकी प्रजनन चयन का अधिकार है। तो ये किस में आता है, ये आर्टिकल 21 में आता है। ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रख लीजिएगा ये लाइन, एज इट इज विमेन्स राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस इज इंसेपरेबल पार्ट ऑफ हर पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट यहां पे आया। और एक और महत्वपूर्ण डिसीजन यहां सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कोई भी महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में, देखिए आजकल मॉडर्न जो है जमाना है उसमें लिव इन रिलेशनशिप बहुत चलते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप से अगर बाहर भी कोई महिला ऐसी है जो मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप में है, और ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को भी अबॉर्शन का राइट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर सभी प्रकार की महिलाओं को अबॉर्शन का राइट दे रहा है। तो ये जो जजमेंट्स हैं इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के हम कंक्लूजन पर आए और वे फॉरवर्ड हम देखें
तो इससे या इस जजमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम देखें तो यहाँ आपको एक दिखाई देगा कि पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इस जजमेंट ने महिलाओं की जो डिग्निटी है और पर्सनल स्वायत्ता है उसको प्रोटेक्ट किया है। मतलब महिलाओं के आर्टिकल 21 की रक्षा की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी, इससे यह महत्वपूर्ण होगा कि जो हमारे यहां मातृत्व मृत्यु हो रही है इसकी वजह से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस जजमेंट के आने के बाद हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें यह बोला गया है कि मैटरनल मृत्यु को आपको रोकना है, मतलब प्रिवेंट मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकना है, ये हमारा एसडीजी है। इसके बाद एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यहां कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट है उसकी वजह से महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सुविधाएं जो हैं उसमें वृद्धि होंगी और इजी एक्सेस हो पाएगी, मतलब वो आसानी से गर्भपात जो वाली जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर सकेंगी। ओके, तो ये हमारा इसमें वे फॉरवर्ड है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर इस को एंड करते हैं। अगले लेक्चर के लिए आप जो है जुड़े रहें ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।